गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग वन अँड ऑल. आज आपण इकडे जे जमलेलो आहोत, तर पोस्ट कोविड म्हणजे कोविड झाल्यानंतर नर्सेसचे काय रिक्वायरमेंट असेल आणि हेल्थकेअर सेक्टरमध्ये काय स्कोप असेल, हे समजण्यासाठी आज आपण सगळे इकडे लाईव्ह झालेलो आहे. मी सगळ्यात प्रथम धन्यवाद करेल चारुदत्त तांबे सरांना, जे जिल्हा उद्योजक केंद्र रत्नागिरीचे अध्यक्ष आहेत. त्यानंतर आपले सीईओ साहेब कौशिक सर, नवाब मलिक साहेब मिनिस्टर स्किल डेव्हलपमेंट अँड ऑन्टरप्रिनरशिपचे मिनिस्टर, ह्या सगळ्यांनी आज मला संधी दिली आणि आज इकडे तुमच्या सगळ्यांसमोर पोस्ट कोविड हेल्थकेअर मधली जी रिक्वायरमेंट आहे त्याच्याबद्दल थोडंसं बोलणार आहे. आणि मी जे सांगणार आहे ते मेन म्हणजे की हेल्थकेअर सेक्टर काय आहे आणि आज जो नर्सिंग हा क्षेत्र आहे तो अगदी आपण बोलतो ना, म्हणजे आपण त्याला जास्त महत्व दिलेलं नव्हतं, पण कोविडने आपल्याला दाखवून दिलं की जर सगळ्यात महत्वाचा खांबा असेल किंवा जो आपण बोलतो ना स्पाइन ऑफ मेडिकल इंडस्ट्री, तो आहे तो नर्सेस. कारण जर नर्सेस नसल्या तर आपण हेल्थकेअर इंडस्ट्रीमध्ये काहीही करू शकणार नाही. आज हेल्थकेअर इंडस्ट्रीचा पाया नर्सेस आहे. आज हेल्थकेअर इंडस्ट्रीचा मणका नर्सेस आहे. हेल्थकेअर इंडस्ट्री इज नथिंग विदाउट नर्सेस. आणि आज अख्ख्या जगाला हे पटलेलं आहे की जे कोविड वॉरियर्स आहेत ते खऱ्या अर्थाने म्हणजे फक्त आणि फक्त आपल्या नर्सेस आहेत. तरी पण आज आपण बघितलं तर आपल्या समाजात नर्सिंग क्षेत्राकडे जाणाऱ्या लोकांचा कल फार कमी असतो. पण पोस्ट कोविड म्हणजेच कोविड नंतर किंवा आज कोविड मध्येही नर्सेसला इतकी डिमांड आलेली आहे. आज जवळजवळ सगळे रोजगार बंद झालेले आहेत, पण नर्सिंगमध्ये पाहिजे तेवढे रोजगार अवेलेबल आहेत. दॅट टू विथ हाय पेमेंट, म्हणजे चांगल्या पेमेंटनी रोजगार उपलब्ध आहेत, ते फक्त हेल्थकेअर सेक्टरमध्ये. आणि एक विचार केला तर आपलं जोपर्यंत आयुष्य आहे तोपर्यंत मनुष्य खाणार पिणार आजारी पडणार आणि हेल्थकेअरची रिक्वायरमेंट असणारच आहे. म्हणजे कुठल्याही व्यवसायामध्ये किंवा कुठल्याही क्षेत्रामध्ये डिक्लाइन आला, डाऊनफॉल आला, तरी सुद्धा हेल्थकेअर इंडस्ट्री ही एक अशी एकमेव इंडस्ट्री आहे जी कायम ब्लूमिंग राहणार आहे. कधी ट्रीटमेंट इंडस्ट्री म्हणून तर कधी प्रिव्हेंटिव्ह इंडस्ट्री म्हणून. तर आज आपल्याला हे समजून घ्यायचं आहे की हेल्थकेअर इंडस्ट्री काय आहे आणि हेल्थकेअर इंडस्ट्रीचं महत्व काय आहे. तर सगळ्यात प्रथम मी तुम्हाला नर्सिंग ह्या शब्दाचा अर्थ सांगेल, कारण हेल्थकेअर इंडस्ट्री ही एक सिस्टम आहे जिच्यात पॅरामेडिक्स सगळेच म्हणजे मेडिकल आणि पॅरामेडिकल वाल्या सगळ्यांना मिळून जी एक सिस्टम बनते, दॅट इज नोन एज हेल्थकेअर इंडस्ट्री. आणि ह्या हेल्थकेअर इंडस्ट्रीचा सगळ्यात महत्वाचा पाया म्हणजे आहे नर्सिंग. कारण डॉक्टरशिवाय ट्रीटमेंट होत नाही, ही गोष्ट जरी खरी असली ना तरी ती ट्रीटमेंट देण्यासाठी कॅटलिस्टचं काम किंवा कॅरियरचं काम हे जे केलं जातं ना, हे फक्त आणि फक्त नर्सेसद्वारे केलं जातं. तर आज जे आपण म्हणतोय की कोविड वॉरियर्स यांचा सत्कार करा, यांच्याशिवाय काहीच नाहीये, हे फार उशिरा का होय का नाही ह्या जगाला आपण दाखवून दिलंय की नर्सेस आर द बॅकबोन ऑफ हेल्थकेअर इंडस्ट्री. हेल्थकेअर इंडस्ट्रीमध्ये पॅरामेडिक्स आहेत, पॅरामेडिकलमध्ये नर्सिंग येतात, पॅथॉलॉजिस्ट येतात, एक्सरेवाले येतात, सोनोलॉजिस्ट येतात आणि बाकी सगळे इव्हन ॲम्ब्युलन्स ड्रायव्हर येतात. जे जे हेल्थकेअर इंडस्ट्रीला म्हणजे पेशंटच्या ट्रीटमेंटसाठी सहाय्य करतात ते सगळे पॅरामेडिक्समध्ये होतात. पण त्यांच्या सगळ्यात महत्वाचं आणि सगळ्यात जास्त काम करणारे म्हणजे आपले नर्सेस आहेत. तर आता 10वी-12वीचे रिझल्टही डिक्लेअर होत आहेत किंवा झाले. तर आजच जसं केम्ब्रिजचाही रिझल्ट डिक्लेअर झालेला आहे, बाकी 10वी-12वीचेही आता कालांतराने डिक्लेअर होणार. आपल्या सगळ्यांच्या मनात एकच चिंता असते की माझ्या पाल्याला किंवा माझ्या मुलाला, माझ्या मुलीला कुठल्या सेक्टरमध्ये जावं. आणि आपल्या पुढे हा जो क्वेश्चन मार्क असतो ना, याचं उत्तर खरंच लवकर भेटत नाही. खूप कमी म्हणजे अगदी बोटावर मोजण्यासारखी लोक असतात ज्यांच्यात आपण बोलतो की त्यांनी लहानपणापासून स्वप्न बघितलेलं असतं की मी डॉक्टर होणार, इंजिनियर होणार, नर्स होणार किंवा XYZ काही होणार. पण बाकीचे 90% लोक असे असतात की ज्या मुलांना विचारलं ना आपण तुम्हाला काय करायचंय, तर त्यांच्या डोळ्यापुढे एक मस्त क्वेश्चन मार्क असतात. त्यांना स्वतःलाच माहित नसतं की त्यांना काय करायचंय. मग अशा वेळेस आपण विचार करतो की काय करायचं. आपण वेगवेगळे कॅरियर गायडन्स काउन्सिलिंग सेमिनार्स अटेंड करतो, आपण ऍप्टिट्यूड टेस्ट घेतो, सगळं करून पण आपल्याला हे लक्षात येत नाही की काय करायचं. आणि आपण बऱ्याच वेळा ह्या गोष्टींमध्ये वेळ घालवतो किंवा घालवलाही पाहिजे. तर त्यासाठी आज मी नर्सिंग ह्या क्षेत्रात काय काय असतं ते तुम्हाला मी सांगू इच्छिते. सगळ्यात पहिले आपण नर्सिंगचं हे ब्रीफ डेफिनेशन काय आहे हे सांगूया.
नर्सिंगचं ब्रीफ डेफिनेशन म्हणजे केअर करणारा जो असतो, म्हणजे एखाद्या रुग्णाची केअर करणं किंवा एखाद्या बाळाची केअर करणं, त्याला आपण बोलतो की नर्सिंग. म्हणजे एक आई सुद्धा आहे ना, बाळाची नर्स असते, तेव्हाच आपण बोलतो ना नर्सिंग मदर्स, असं आपण संबोधितलं जातं नर्सिंग मदर्सला. म्हणजेच बाळाची काळजी घेते ती नर्सिंग मदर, पेशंटची काळजी घेते ते हॉस्पिटल नर्सेस, किंवा घरात जर एखादा रुग्ण असेल त्याची जर काळजी घेतात त्यांना आपण बोलतो होम हेल्थ नर्सिंग. असे नर्सिंगचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. आणि आतापर्यंत जी समज होती नर्सिंगमध्ये फक्त 2-3 फील्ड्स आहेत असंच वाटायचं. त्याचा अर्थ GNM, ANM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, PhD नर्सिंग, याच्या पलीकडेही नर्सिंगमध्ये कोर्सेस आहेत, हे लोकांना माहीतच नाहीये. आज आपल्या कौशल्य विकास विभाग जे मंत्रालय आहे, म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रेन्योरशिप, याचे जे मिनिस्टर आहेत नवाब मलिक साहेब, यांनी वेगवेगळे कोर्सेस नर्सिंगमध्ये आणलेले आहेत. व्होकेशनल बोर्ड आहे आणि त्याच्यात पण वेगवेगळे प्रकारचे शॉर्ट टर्म कोर्सेस पण आहेत. कारण आज आपण बघायला गेलं, भारतीय संस्कृती म्हटलं किंवा म्हणजे गावाकडच्या लोकांचा कल बघितला तर एक मुलगी 19-20 वर्षाची झाली का आपण तिच्या लग्नाच्या मागे लागतो. कारण बघायला गेलं तर कायद्यानेच आपल्याला हक्क दिलेला आहे की 18 वर्षानंतर मुलीचं लग्न करू शकतात. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी, गावाकडच्या ठिकाणी किंवा लोअर मिडल क्लास म्हणा, किंवा बऱ्याचशा आईवडिलांची ही इच्छा असते की बाबा ठीक आहे, माझी मुलगी 18-19 वर्षाची झाली, एकदाच मी तिचं लग्न लावून देतो. त्यामुळे जे 3 वर्षाचे किंवा 5 वर्षाचे कोर्सेस असतात 12वी नंतर, हे बऱ्याचशा मुलींना झेपवणारे नसतात, किंवा म्हणजे आई वडील त्याच्याकडे जास्त करून भर देत नाही. म्हणजे मी हे जे बोलते ते गावाकडच्या लोकांचं बोलते. अर्थात शहरात ग्रॅज्युएशन पर्यंत शिकवलंही जातं मोस्टली, पण नर्सिंग हे क्षेत्र जे आपण म्हटलं ना, हे फिमेल ओरिएंटेड फील्ड आहे. फिमेल ओरिएंटेड म्हणजे याच्यात मॅक्झिमम मुली असतात. आता आपण बघतोय की मुलंही त्याच्यात येत आहेत. तरी पण जर आपण पर्सेंटेज वाईज गेलं ना, अगदी 5 to 10% बॉईज असतात. म्हणजे याच्यात आपण बोलतो ना श्री आघाडी जी बघायला भेटते ती आपल्याला नर्सिंग सेक्टरमध्ये भेटते. आता नर्सिंग सेक्टरमध्ये जर मॅक्झिमम मुली आहेत तर आपल्याला मुलींच्याच दृष्टिकोनातून विचार करणं आहे की हा कोर्स कसा सुटेबल आहे. तर याचं मी तुम्हाला एक असं वर्गीकरण सांगते की नर्सिंग कोर्स आहे ना, म्हणजे आता मी जे तुम्हाला सांगते ना, ओव्हरऑल नर्सिंग म्हणजे काय सांगते, आणि त्याच्यानंतर आपण त्याचे वेगवेगळे कोर्सेस बघू आणि त्यानंतर आपण असं करूया की आपण त्याच्यानंतर असं करूया की लाईक त्याचे स्कोप काय आहे, त्याला ऍडमिशन कसं द्यायचं, ते सगळं आपण बोलूया. तर जे मी आता सध्या आपण स्टार्ट करूया की डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग. जसं मी म्हटलं की केअरिंग म्हणजे केअरिंग मदर्स, म्हणजे जे काळजी करतात, केअर करतात, त्याला आपण नर्सिंग बोलतो. एक मिनिट, बऱ्याचशांचं असं म्हणणं आलेलं आहे की मराठी आहे म्हणून कळत नाही. सॉरी, आई थिंक आई कैन गो इन हिंदी ऑल्सो. हिंदी, इंग्लिश, मराठी में हम लोग मिक्स में बात करते हैं, क्योंकि शायद जो हिंदी वाले हैं, जैसे हमारे भारत की जो लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज वो हिंदी है, तो मैं हिंदी में बात करती हूँ. तो वापस मैं एक डेफिनेशन आपको बता दूंगी कि नर्सिंग यानी जो केयर की जाती है, नर्स किया जाता है, उसको हम नर्सिंग कहते हैं. फिर चाहे वो अपने बच्चे की हो या पेशेंट की हो. तो जैसे हम लोग ने सुना होगा नर्सिंग मदर्स, यानी जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चे के लिए पूरा ध्यान रखती है, यानी जब बच्चा अपने आप से खुद कुछ नहीं कर पाता, उस समय जो किया जाता है उसको हम नर्सिंग मदर्स कहते हैं. बाद में बाद में नहीं, और सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं तो हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट एडमिट होते हैं तब पेशेंट की ही कंडीशन नहीं होती कि वो खुद से गोलियां ले, खुद से दवाइयां ले. तो जब ये दवाइयां गोलियां जब पेशेंट खुद से ले नहीं पाता, तो उनको नर्सिंग केयर करने के लिए जो सिस्टर्स होती है, उसे हम कॉमनली जो ब्रॉड सेंस में हम उन्हें नर्सेस कहते हैं. फिर अगर कोई पेशेंट घर में बेड रिडन है, यानी बेड पे ही है, वो अपने आप खुद चल फिर नहीं सकते, खाना खा नहीं सकते, तो ऐसी परिस्थिति में भी हम होम नर्स रिक्रूट करते हैं. तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे कि होम नर्सिंग या नर्सिंग का मतलब, हॉस्पिटल नर्सिंग या नर्सिंग मदर्स का मतलब क्या है. यानी मैंने आपको नर्सिंग का डेफिनेशन पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. अब हम देखेंगे कि नर्सिंग के कोर्सेस कौन कौन से होते हैं. तो जैसे मैंने पहले आपको बताया
कि एएनएम कोर्स है, जीएनएम कोर्स है, बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है, पीएचडी नर्सिंग, ये जो है ना कॉमनली नर्सिंग कोर्सेज है जो सबको पता है। लेकिन आज जैसे हमारा ज़माना बदल रहा है, हम लोग ट्रेडिशनल कोर्सेज से निकल कर हम ओकेशनल कोर्सेज की तरफ आ रहे हैं, तब नंबर ऑफ कोर्सेज आ गए हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। बहुत जगह से लाइक एनएसडीसी में अलग-अलग प्रकार के नर्सिंग कोर्सेज है, जिसे हम पैरामेडिकल या हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के अंतर्गत नर्सेज बोल सकते हैं। फिर हमारे महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन है, जो प्रीवियसली हम उसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन कहते थे, उसमें भी बहुत सारे नर्सिंग के कोर्सेज हैं जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है, क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज है जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग है 3 इयर्स 4 इयर्स के कोर्सेज है, इसमें ऐसे होता है ना कि लाइक 12th के बाद में कुछ अच्छे परसेंटेज आने के बाद में ही आपको एडमिशन ले सकते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि लाइक एक कॉलेज की कैपेसिटी होती है 30 बच्चों की, 40 बच्चों की, बहुत हुआ तो 60 बच्चों की, और ये जीएनएम एएनएम बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस बहुत कम है, हमारे उंगलियों पे हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम आज स्कोप देखेंगे हॉस्पिटल्स में तो स्कोप बहुत ज्यादा है। और आज अगर हम सर्वे करेंगे कि कैसे कितना लाइक कितने रिक्वायरमेंट है या कैसे बाहर नर्सिंग का के लिए लोगों को कितना डिमांड है, तो आपको नजर आएगा कि अगर आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, मतलब छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में, वहां पे अगर आप देखोगे तो क्वालिफाइड नर्सेज बहुत कम होती है। बाकी बहुत सारे ऐसे नर्सेज हैं जिन्होंने स्किल गेन किया है यानी हुनर गेन किया है उनके एक्सपीरियंस से। लेकिन मुझे एक निराशा से पूर्वक कहना पड़ता है कि उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है पता है, उनका जो पेमेंट है ना बहुत कम आता है। इसलिए हमारे मिनिस्टर नवाब मलिक साहब, इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज डेवलप किए हैं, जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जो प्रीवियसली था, अब उसका नाम है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन। वहाँ के जो चेयरपर्सन है मिस्टर अनिल जाधव, या फिर अपने सीईओ सर है कुशवाहा सर, MSSDS महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी, इनके अंडर भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं और है वोकेशनल कोर्सेज है। आज हमें वोकेशनल कोर्सेज की इम्पोर्टेंस पता चल गई है, क्योंकि जब हम बच्चे थे ना तो हमें ऐसे लगता था, मतलब मैं मेरी बात कर रही हूँ, वोकेशनल कोर्सेज यानी वेकेशन में किए जाने वाले कोर्स, यानी वेकेशन में, यानी जैसे हम दिवाली वेकेशन या समर वेकेशन में कोर्सेज नहीं करते, ब्यूटिशियन का थोड़ा सा कर लिया या कुकरी का कोर्स कर लिया वैसे। लेकिन मैं आपको, जो मेरी गलतफहमी थी वो शायद बहुत लोगों की हो सकती है, वो गलतफहमी पहले दूर करूंगी। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब वेकेशनल कोर्सेज बिल्कुल नहीं होता है। वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशनल, और है प्रोफेशनल कोर्स है। अभी हमारे जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनका जो फंडा है ना बहुत क्लियर है। लोग ट्रेडिशनल वे में नहीं जाना चाहते, सिर्फ थियोरी में नहीं जाना चाहते। इनका ऐसा कहना है कि थियोरी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही मायने में हम देखें ना तो हमारी लाइफ में थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत कम इंपॉर्टेंस देता है कंपेयर टू प्रैक्टिकल नॉलेज। लेकिन हाँ, थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज अगर हम सोचते हैं तो समझो, जैसे अभी मैं नर्सिंग की ही बात कर रही हूँ इसलिए मेडिकल लैंग्वेज में ही जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं लाइक एनाटॉमी में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। सपोज सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर एग्जाम्पल, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है आपका हार्ट आता है, हार्ट से निकलने वाली वेन्स, आर्टरीज, सप्लाई करने वाले नर्व्स, बाकी के ऑर्गन्स पूरे आ जाते हैं। अभी अगर हम देखेंगे, बहुत शांति से सोचिए, अगर कोई नर्सिंग कर रहा है तो क्या उनको जरूरत है कि कौन सी आर्टरी कहाँ सप्लाई करती है, कौन सी वेन कहाँ सप्लाई करती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नर्सिंग में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज है उसमें इन चीजों पे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया है और प्रैक्टिकल के ऊपर कम फोकस किया है। लेकिन जब हम लोग मतलब जॉब सर्च के लिए जाते हैं या कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ बिल्कुल भी थियोरी पूछी नहीं जाती। हाँ, मिनिमम पूछा जाता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, लेकिन वो ब्लड प्रेशर कैसे लेते हैं वो हम लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं, क्योंकि बुक में भले लिखा हो लेकिन वैसे हमें समझ में नहीं आता। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं। सपोज मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि ऐसे गोल्ड कलर का फल होता है, सूर्य के जैसे दिखता है, ऑरेंज कलर में है, खट्टा मीठा लगता है।
तो उसे हम ऑरेंज कहते हैं। है हम लोग सब हाँ ठीक है ऐसा ऑरेंज है। अगर मैं किसी के आंखों पे पट्टी बांध दूं और मुंह में नींबू भी डाल दूं, नींबू के साथ शक्कर मिक्स करके डाल दूं और पूछूं ये क्या है, तो वो सिर्फ याद करेंगे अरे ये तो ऐसे कुछ गोल फल है जो मैंने उनके हाथों में लगा दिया था। फिर बाद में मुंह में शक्कर और नींबू का पानी मिक्स करके दिया या मौसम्बी जूस दिया तो वो बोलेंगे ये तो संतरा है। लेकिन बिल्कुल नहीं, जब तक हम लोग प्रैक्टिकली संतरा कैसे होता है देखते नहीं तब तक हमें संतरा एक्चुअल में क्या है समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार कोई भी वोकेशन या कोई भी प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। जैसे कहा जाता है कि अगर आप किसी को बताओ तो वो बंदा थोड़ा सा 25% समझ लेगा। अगर आप उसको दिखाते हो क्या बोलते हैं आप उसको बताते भी हो और कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाते हो तो वो 50% समझ जाता है और शायद वो ज्यादा याद रखता है। लेकिन जब सिर्फ आप बताते हो ना उसमें उसको याद भी बहुत कम चीजें रहती है। और अगर समझो उस बंदे को हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए भी प्रोत्साहन करें तो वो कभी भी जिंदगी में भूलेगा नहीं क्योंकि उसने वो किया होता है। तो उसी प्रकार है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है जो हमारे वोकेशनल बोर्ड्स ने हमें दिए हुए हैं। अभी इसमें और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है कि थियोरी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। जो मैंने कहा जो हमने कहा कि 25% हम थियोरी देते हैं एंड 75% हम प्रैक्टिकल देते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के कारण हमारे जो नर्सिंग के बच्चे हैं इनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि कैसे इंजेक्शन देना है, कैसे व्हाट्सएप करना है, कैसे कैसे इंजेक्शन देना है, कैसे वॉशअप होना है, कैसे ड्रेसिंग करनी है, सब प्रैक्टिकल की वजह से समझ में आता है। आज तक हमारे जो ट्रेडिशनल कोर्सेज थे उनमें ये सब चीजें नहीं थी, शायद इसलिए अभी 8 से लेकर ही हम लोगों ने वोकेशनल कोर्सेज डेवलप किए हैं। अभी इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पिछले साल 350 स्कूल्स में RMSA द्वारा वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए थे ताकि जो बच्चे जैसे फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं कर पाते, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके अंदर हुनर होता है, उनको कुछ करना होता है, बट जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपको मैथ्स के साथ ही पास होना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ पास होना है, साइंस के साथ पास होना है 10th स्टैंडर्ड, नहीं तो आप फेलियर कहलाओगे। वो करते करते बच्चा तंग आ जाता है। और अगर आप देखोगे तो हमारे मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स है ना 10th के बाद हो जाते हैं। और ड्रॉप आउट का जो मेजर रीजन हमने सॉर्ट आउट किया है कि शायद फेलियर होता है, फेलियर किसी भी कारण से हो, लेकिन इसका मतलब अगर बच्चा 10th में मैथ्स में फेल हो जाता है इसका मतलब उसकी लाइफ मतलब वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। शायद वो मैथ्स में फेल हुआ है लेकिन वो कुकिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, वो केयर करने में अच्छा हो सकता है, मतलब कुछ नेचर में अच्छा हो सकता है, ड्राइंग में अच्छा हो सकता है। लेकिन आज हमारे पास ऐसी सिस्टम नहीं थी जहाँ पे ये सब उसको एनकरेजमेंट मिल सके। जबकि मैं स्टेट बोर्ड की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर हम कैम्ब्रिज बोर्ड देखें तो वहाँ पे ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन आज हमारा जो एजुकेशन है इंडियन सिस्टम में, यहाँ पे 70 to 75% जो स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड आ जाता है। तो इंटरनेशनल बोर्ड्स अभी अभी फ्लरिश हो रहा है, तो अभी अभी लोगों के अंदर थोड़ी जागरूकता आ रही है कि ऐसे भी कोर्सेज होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि फिजिक्स का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रट्टा मार मार के बच्चा रात रात जाग कर वो 10th का फिजिक्स पास कर लेता है, लेकिन आगे की लाइफ में तो उसे फिजिक्स काम ही नहीं आता। जब वो जॉब लेने जाता है ना तभी उसे कोई भी नहीं पूछता कि यार बता दे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, कुछ नहीं। लेकिन फिर कहीं तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अरे जब मैंने इतना बाय हार्ट किया फिजिक्स का लॉ ऑफ मोशन, मैंने मैथमेटिक्स बाय हार्ट किया कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूस थ्योरम क्या है, a + b द होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर, ये सब मैंने बहुत रट्टा मार मार के याद किया है, तब कहीं जाके मैं मैथ्स में पास हुआ। लेकिन आज लाइफ में कुछ भी नहीं यूज उसका। मतलब इसका मतलब क्या होता है पता है कि जो हमारा बेसिक एजुकेशन है ना वो हमें 2 टाइम की रोजी रोटी तक नहीं अर्न करने देता। शायद इसलिए आज वोकेशनल एजुकेशन ब्लूम हो रहा है, आज वोकेशनल एजुकेशन में की इम्पोर्टेंस आ रही है। तो उसी प्रकार हमारे जो नर्सिंग के कोर्सेज हैं जो हम लोग ये कर रहे हैं, लाइक हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या सभी लोगों
को आज इसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया है, अगर 1 ईयर का कोर्स है तो हम यहाँ पे 3 मंथ्स थ्योरेटिकल ट्रेनिंग देते हैं। मतलब मैं हमारे IISDT की बात करती हूँ। हमारे पास टेलर मेड कोर्सेज है जो महाराष्ट्र बोर्ड से अप्रूव्ड है। इसमें हम लोग 25% थ्योरेटिकल ट्रेनिंग देते हैं, 75% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। इसका फायदा क्या होता है पता है? जब हमारा बच्चा 1 साल के बाद, मतलब मैं 1 साल के कोर्स की बता रही हूँ, 1 साल के बाद जब हमारा बच्चा मार्केट में जॉब सर्च करने जाता है तो वो बाकी के बच्चों से बहुत अलग उभर के आता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होता है, उसके पास सर्टिफिकेट के साथ साथ उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता है। और आज मार्केट डिमांड जो है ना, ऑन हैंड्स ट्रेनिंग की है, एक्सपीरियंस की है, स्किल की है। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास हुनर है, तो आप मार्केट में टॉप करोगे। अगर आपको काम आता नहीं तो कोई भी आपको उस चीज में आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। देखो, अपने पास हमारे 2 हाथ होते हैं, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। तो दोनों ही हाथ हमारे हैं। अगर इस हाथ को मेरे लगता है, राइट हैंड को कुछ लग जाता है, तो उसका दर्द उतना ही होगा जितना मेरे लेफ्ट हैंड को लगता तो होगा। लेकिन आपने देखा होगा, अगर समझो मेरे राइट हैंड में कुछ लगा है, कट हुआ है, तो तुरंत हम कहते हैं यार लेफ्ट हैंड में तो लग जाता। क्यों क्यों हम ऐसे कहते हैं? क्या पेन कम होता है लेफ्ट हैंड में? बिल्कुल नहीं। हम इसलिए ऐसा कहते हैं ना, क्योंकि हमारा है जो राइट हैंड है ना, ये काम का हाथ है, लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम करता है, इसलिए हम उसको फेवर करते हैं। कुछ लगेगा तो हम चाहते हैं कि इस राइट हैंड को ना लगे, भले लग जाए तो लेफ्ट हैंड को लग जाए। उसी तरह आपका होता है। आपने भी देखा होगा, हमारे घर में अगर 2 बहनें या 2 भाई है समझ लो, जो अच्छा काम कर, एक उसमें से देखो बहुत अच्छी दिखती होगी, एक सो होगी, लेकिन अगर जो सो दिख रही है वो घर के सारे काम दिख रही है ना, वो थोड़ी कामचोर होगी। तो से मम्मी डैडी को या घर के लोगों को ना वो जो सो थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब देखो, हम ये नहीं कह सकते कि माँ बाप को एक अच्छा लगता है और एक कम अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम लोग बोलते हैं ना, थोड़ा सा 19-20 का भी फर्क होता है ना, तो उसके लिए ज्यादा प्यार उभर आता है जो थोड़े काम ज्यादा करते हैं। मतलब इसका एक सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि जब हमारे शरीर में, जैसे मैंने आपको मेरे 2 हाथों का एग्जांपल दिया, हमारे घर में जहाँ 2 बहनें या 2 भाइयों का हमने एग्जांपल दिया, ये सब है ना, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ज्यादा इम्पैक्ट उसी व्यक्ति का पड़ता है जिसके पास हुनर है, जिसके पास स्किल है। तो इसीलिए ओकेशनल भी ट्रेडिशनल से कुछ कम नहीं है, इसलिए आपको हुनर होना चाहिए। ये तो मैंने आपको जस्ट एक ओकेशनल कोर्सेज क्या है इसके बारे में बताया। अब हम हमारे सही टॉपिक पे आ जाते हैं कि पोस्ट कोविड रिक्वायरमेंट क्या है। उसके पहले ना मैं आपको हेल्थ केयर सिस्टम के रिक्वायरमेंट बताती हूँ। अगर आप शहर में रह रहे हो तो आपने देखा होगा कि एक गली में, यानी एक लेन में मिनिमम 1 हॉस्पिटल होता है। कहीं कहीं तो पूरी लेन में 2-4 हॉस्पिटल होता है। मैंने तो देखा है लाइक मेट्रो सिटीज में, एक ही बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे 1 हॉस्पिटल, सेकंड फ्लोर पे 1 हॉस्पिटल। हमारे एरिया में तो आप देखोगे तो फर्स्ट फ्लोर पे इस साइड राइट विंग में 1 हॉस्पिटल है और लेफ्ट विंग में 1 हॉस्पिटल है। ऐसे भी है। मतलब मेरा कहने का मतलब हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं और उसके बावजूद जो डॉक्टर्स है वो भी बहुत सारे हैं। एक लेन में तो 2-3 डॉक्टर आ जाते हैं। एक छोटे से गांव में भी 2 डॉक्टर आजकल मिल रहे हैं, लेकिन इनको असिस्ट करने के लिए जो स्टाफ होता है ना, पैरामेडिक स्टाफ, वो बहुत कम है। अगर हम लोग स्कोप देखते हैं तो एक हॉस्पिटल में, भले वो छोटा सा 5-6 बेड का हॉस्पिटल भी हो, तो वहाँ क्या होता है पता है? 5-6 बेड का हॉस्पिटल है और उसमें नर्सेस की रिक्वायरमेंट पता है कितनी होती है? मिनिमम 6 बेड का भी हॉस्पिटल है तो 6 रिक्वायरमेंट है, यानी एक ड्यूटी को 2 सिस्टर, क्योंकि नर्सेस की जो ड्यूटी होती है ना, वो 24 आवर्स होती है, राउंड द क्लॉक होती है, 24/7 होती है, 365 डेज वर्किंग होती है। उनको दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन कुछ नहीं होता, कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, लेकिन नर्सेज ऑन ड्यूटी होती है। इसलिए हर ड्यूटी को अगर हम 2 सिस्टर्स कैलकुलेट करते हैं तो 2 into 3, एक छोटे से हॉस्पिटल को भी 6 सिस्टर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हम लोग NABH की रिक्वायरमेंट देखेंगे तो सिस्टर्स का और जो पेशेंट का रेशियो है दैट इज 1:5, यानी 5 पेशेंट अगर है तो उसको 1 सिस्टर चाहिए, एक क्वालिफाइड सिस्टर चाहिए और एक उसके साथ असिस्टेंट सिस्टर चाहिए, यानी 2 सिस्टर्स हो गए। तो सोचो, अगर एक लेन में 6 नर्सेस की रिक्वायरमेंट है
तो पूरे एरिया में कितनी है, एक सिटी में कितनी है, एक तालुका में कितनी है, एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी है और एक स्टेट में कितनी है, एज अ होल इंडिया में कितनी है। अगर आज हम देखते हैं तो इंडिया में है ना, नर्सिंग की जो रिक्वायरमेंट है काफी हाई है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारा पॉपुलेशन इतना होने के कारण नर्सिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे नर्सेज उतने बाहर नहीं आ रही। और ये बात आज कोविड ने साबित कर दी। जब पिछले साल फर्स्ट टाइम कोविड-19 आया था, उस समय अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटल्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम पैसे देके खरीद सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ये जो नर्सेज है ये कहाँ मिल रही थी। पोस्ट कोविड ने, कोविड के टाइम में कोविड वॉरियर्स के लिए सब लोगों को पुकारा गया था। लिटरली जिनके पास स्किल्स है उनको भी चांस मिला था, जिनको, मुझे याद है पिछले अप्रैल में हम लोगों ने बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स नर्सेज हैं उनको हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एज अ कोविड वॉरियर भेजा था। उस समय पिछले साल अगर आप याद करो, अप्रैल मई जून में सभी जॉब्स डिक्लाइन हो गए थे, सभी लोग घर में बैठे थे, लेकिन हमारी ये जो नर्सेज है ना, ये रात दिन हॉस्पिटल में काम कर रही थी, रात दिन लोगों की सेवा कर रहे थे, और उन्हीं की बदौलत है कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप सुन रहे हो। क्योंकि अगर हमारी नर्सेज तब नहीं होती तो शायद कोविड इतना बढ़ गया होता कि आज हम आपको नहीं देख पाते, आप हमें नहीं देख पाते। तो आप समझ रहे हो कितना इम्पोर्टेंस है और कितना स्कोप है। यानी हर लेन में अगर 6 या 7 सिस्टर्स मिनिमम लग रही है तो सोचो कितनी रिक्वायरमेंट है। अभी तो कहा गया है कि अबाउट 2.8 मिलियन नर्सेज रिक्वायरमेंट है बाय द एंड ऑफ 2024। यानी आज हमारा 2021 चल रहा है, 2024 में 2.8 मिलियन नर्सेज की रिक्वायरमेंट है। कहाँ से करेंगे हम पूरी है रिक्वायरमेंट? हमारे यहाँ कॉलेजेस पता है कितने हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं ना, तो एक डिस्ट्रिक्ट में हार्डली 2 या 3 नर्सिंग कॉलेजेस है। उनकी कैपेसिटी कितनी होती है पता है आपको? 30 बच्चे, 40 बच्चे, बहुत हुआ तो 60 बच्चों की कैपेसिटी होती है। तो सोचो एक साल में वो कितना निकाल पाएंगे नर्सेस, यानी कितने नर्सेस ट्रेन करके बाहर मार्केट में दे पाएंगे? 60 बच्चे। लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो देखो कितनी हाई है, वो कहाँ से लाएंगे? इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए आज हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इसमें वोकेशनल कोर्सेज डेवलप किए हैं। इसके खासियत में जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोर्सेज में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, ऑन हैंड्स ट्रेनिंग होते हैं। इन बच्चों को गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कहीं भी जॉब लग सकती है। प्लस यहाँ पे जो सबसे अच्छा क्राइटेरिया है ना, ये नहीं है, नंबर बाउंडिंग नहीं है, 30 ही बच्चे ट्रेन हो गए, 40 ही बच्चे ट्रेन हो गए, ऐसे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हर 3 महीने में न्यू बैचेस आती रहती है। बाकी 9 महीने, 1 साल का अगर कोर्स है तो 9 महीने बच्चे बाहर प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि मैम बताइए कोर्सेज कौन से हैं। तो मैं अभी जाती हूँ ट्रेडिशनल कोर्सेज में। 12th के बाद है ANM, GNM, 12th के बाद ही BSc नर्सिंग है, BSc नर्सिंग के बाद MSc नर्सिंग है, ये हुए। लेकिन अभी अगर हम वोकेशनल कोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं। जैसे एक है GNM असिस्टेंट का कोर्स है, मिडवाइफरी असिस्टेंट है, बेड साइड असिस्टेंट है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, DMLT है, CMLT है, ECG टेक्नीशियन है। फिर अगर हम पैथोलॉजी की ओर जाते हैं तो सोनोलॉजी का कोर्स है, एक्सरे का कोर्स है, डेंटिशियन के कोर्सेज है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आ रहे हैं वोकेशनल में भी और ट्रेडिशनल में भी। तो अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही है, क्योंकि जब हमें लोगों की सेवा करनी है, लोगों को अगर हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है तो हमें नर्सेस तो चाहिए। क्योंकि आज भी अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन प्लांट तुरंत लगने रहे, लेकिन फिर भी पैसे देके प्लांट हो रहा है, लेकिन पैसे देके आप स्किल नहीं खरीद सकते। स्किल के लिए आपको आपका टाइम डिवोट करना है, आपका एनर्जी डिवोट करनी है, प्लस आपको थोड़ा सा थियोरी भी आना चाहिए। तो ये सब आपको कोई तो इंस्टीट्यूट में जब आप ज्वाइन करोगे तभी आपको आ जाए, मतलब ये सब हुनर आपके अंदर आ जाएगा। अगर आप देखते हो तो कोई भी पेशेंट के पास डॉक्टर पता है कितनी देर जाते हैं? हालांकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, बट फिर भी बोल रही हूँ कि डॉक्टर सिर्फ 5 मिनट पेशेंट के पास जाते हैं, सिर्फ 5 मिनट। और
जो नर्सेस होती है ना हमारी, ये 6 से 8 घंटा, जैसे हॉस्पिटल की ड्यूटी होगी 6 आवर्स या 8 आवर्स, उतने टाइम पेशेंट के पास होती है। पता है इनको सिस्टर्स भी क्यों कहा जाता है? ये बहन के जैसे ख्याल रखते हैं। अगर हम देखेंगे तो आज माँ के बाद अगर कोई हमारा सच्चा ख्याल रखने वाले है तो वो है हमारी बहनें, और ये सब हॉस्पिटल में काम करने वाली है ना, इनको हम सिस्टर्स कहते हैं। पता है आपको कि हमारी लाइफ की जो शुरुआत है, वो शुरुआत करने वाली भी है नर्स होती है खुशखबरी देने वाली भी है नर्स होती है, और हमारा जो अंत होता है वहाँ भी यही नर्स होती है जो हमारा साथ देती है, यानी स्टार्ट टू एंड, ए टू जेड अगर हमारे साथ कोई है तो वो है नर्स। तो सोचो नर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर आप देखते हो तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर जब पेशेंट से बात करते हैं तो पेशेंट थोड़े डर जाते हैं, डॉक्टर के सामने अपना दिल खोल के बात नहीं कर पाते, लेकिन उनको जो छोटी-छोटी चीज़ें जो क्या बोलते हैं, अगर पेशेंट छोटी-छोटी चीज़ें किसी को बताना चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नर्स को बताते हैं। बार-बार बोलेंगे, "सिस्टर मुझे ऐसे हुआ है, सिस्टर मुझे वैसे हुआ है।" तो ये सब चीज़ें जब सिस्टर को बताते हैं, तो ये सिस्टर जो है ना, वो मिडलमैन का काम करती है, ये डॉक्टर तक पहुँचाती है मैसेजेस, और फिर पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है। यहाँ तक कि देखो इंजेक्शन लगाने का काम भी नर्स ही करती है, बीपी लेने का काम भी नर्स करती है। तो सोचो नर्स को कितना इम्पोर्टेंस है। और आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, यानी जन सेवा ही ईश्वर सेवा है। अब आप सोचोगे कि जन सेवा ही ईश्वर सेवा है, यहाँ पे नर्सिंग कहाँ से आ गया? अरे सोचो, हर किसी को जन सेवा करने का अवसर भी नहीं मिलता है। मैंने जो एक पीछे सर्वे पढ़ा था, वहाँ पे ऐसे पढ़ा था कि 1 लाख बर्थ्स के बाद, मतलब आफ्टर एवरी 1 लाख ऑफ बर्थ्स एक पैरामेडिक्स का जन्म होता है। तो जो नर्सिंग क्षेत्र में है वो खुद को इतने भाग्यशाली समझते हैं कि हम 1 लाख के बाद हमारा जन्म हुआ है। तो वो एक कितने प्राउड फीलिंग बात होती है कि 1 लाख लोगों के जन्म के बाद जो जन्म होता है वो एक नर्स का होता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो नर्सिंग सेक्टर है ना, इसमें अपने आप लोग आपके पास आते हैं जिनकी आप सेवा करते हो। अगर आपने देखा होगा ना, तो हम हमारी खुशियां जब मनाते हैं ना, तो हम सोचते हैं मैं किसी की तो सेवा करूं, इसलिए हम लोग फटाक से मंदिर में भागते हैं या फिर ऑर्फनेज में भागते हैं, ओल्ड एज केयर में भागते हैं। क्यों जाते हैं वहां? हम सेवा करने जाते हैं। अगर गुरुद्वारा में आप देखो तो लोग सेवा करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये नर्सिंग है ऐसा एकमेव क्षेत्र है जहाँ पे हमें कहीं जाना नहीं पड़ता सेवा करने के लिए, लोग हमारे पास आते हैं सेवा करने के लिए। ये ऐसा एकमेव क्षेत्र है जहाँ पे हमें सेवा के साथ साथ जो मिल रहा है ना, वो आशीर्वाद भी मिल रहे हैं हमें। हमारे पेमेंट के साथ साथ आशीर्वाद मिलने वाला सिर्फ एक ही क्षेत्र है, और वो है नर्सिंग का क्षेत्र। क्योंकि बाकी सब देखो, अगर हम काम करते हैं तो हमें उसके पैसे तो मिलने ही वाले हैं। काम करते हैं तो पैसे मिलेंगे, यानी पेमेंट तो मिलने ही वाला है। लेकिन उसके साथ साथ आशीर्वाद अगर मिल रहा है तो वो कोई भी सेक्टर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग सेक्टर या पैरामेडिकल सेक्टर है। और आप यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो नर्सिंग सेक्टर में जब आप काम करते हो, जो आपको आशीर्वाद मिलता है ना, ये सही आपको कहीं ना कहीं काम आता है। और आशीर्वाद कभी आपको पैसे से नहीं मिलता है। अगर आप कितने भी पैसे किसी को दो तो दिल से आशीर्वाद नहीं मिलता, लेकिन है नर्सिंग सेक्टर में आपको लोग दिल से आशीर्वाद देते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप नर्सिंग सेक्टर में काम कर रहे हो तो भी, या फिर नॉन मेडिकल सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो, और आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ना पेट दर्द लेके जा रहे हो, बहुत पेट दर्द कर रहा है आपका, आप हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ इंजेक्शन देती है एक नर्स आपको पेन किलर का, और विद इन फ्यू मिनट्स आपको रिलीफ आता है, तो आप उस सिस्टर के पास इतने ग्रेटिट्यूड से देखते हो, इतने खुश होकर देखते हो कि सिस्टर है ना, इतने मतलब इतने खुश होकर आप सिस्टर के पास देखते हो, और मन ही मन आप आशीर्वाद दे देते हो। भले आप मुंह से ना बोले कि आशीर्वाद न दो ऐसे हाथ करके, लेकिन आप दिल्ली दिल बोलते हो, हे अगर सिस्टर आज नहीं होती ना तो मेरा दर्द अब तक नहीं रुकता। और आप 4 लोगों को बोलते हो, अरे उस सिस्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया, 2 मिनट में मुझे राहत मिली। और ये जो आशीर्वाद है ना, बिलीव मी, है आपको लाइफ में हर जगह काम आता है। और ये प्रेयर्स जो लोगों की आपको मिलती है ना, इससे आपको जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं आती। और ये इतना शुभ काम है ना, जो आप के अलावा और कोई नहीं कर सकता। सिर्फ नर्सिंग सेक्टर में लोग हैं
जो है सब काम कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी नहीं कर पाएगा है काम। अपने आप आशीर्वाद किसी को नहीं मिलते, लेकिन है हमारा काम एकमेव काम है जहाँ पे आशीर्वाद मिलता है हमें पेमेंट के साथ। तो ये हुआ, अगर हम स्पिरिचुअली जाएंगे तो ये भी चीज है। अभी मैंने आपको स्कोप भी बता दिया। सोचो हर गली में अगर मिनिमम 6 to 7 नर्सेस की रिक्वायरमेंट है, तो सोचो रिक्वायरमेंट कितनी, और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कहाँ से होगी? तो है कहाँ से होगी पता है? आज जो लोग भी है देख रहे हैं वेबिनार, उन्होंने सही में सोचना चाहिए कि हम पैरामेडिकल फील्ड में जाए। अगर आप जा नहीं सकते तो आप किसी और को प्रोत्साहन करो। और अगर आज इतने लोग जो भी लाइव सेशन देख रहे हैं, उनमें से हर एक ने एक एक इंडिविजुअल को भी नर्स बनाया ना, तो आज मैं समझूंगी कि आज मेरा है वेबिनार सक्सेसफुल हुआ है। क्योंकि पैसा हर चीज नहीं होती। आपको जो है ना, पैसों के साथ आज जो हमने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, इसमें हमारा एक होता है कि सोसाइटी को हम हमारा कुछ देना लगता है। जैसे मम्मी पापा का ऋण होता है, वो हमें पूरा करना होता है, भाई बहन का होता है, बच्चों का होता है, सब ऋण हम पूरा करते हैं। लेकिन सोसाइटी के लिए जो हमारा ऋण होता है ना, वो पूरा करने के लिए नर्सिंग के अलावा और कोई भी सेक्टर नहीं है। अब अगर हम देखते हैं पेमेंट की बात अगर हम बोलते हैं, तो सैलरी स्केल भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम देखते हैं कि इंडिया में जो बेसिक नर्सिंग की सैलरी है, अगर 12th पास है उसके बाद है, तो बेसिक सैलरी इट विल बी फ्रॉम 20 टू इट विल रेंज बिटवीन 20 to 30,000। अगर 10th के बाद आप कोर्स कर रहे हो तो इट विल रेंज फ्रॉम 15,000। अभी है ना, हार्ड एंड फास्ट रूल आप लेके नहीं बैठ सकते कि मुझे इतना मिलना ही चाहिए, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन इसके साथ आपके पास स्किल भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सर्टिफिकेट आपको सैलरी नहीं देता। अभी इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी आपको। अगर समझो आप रेलवे का टिकट निकालते हो और ट्रेन में जाते हो, तो टिकट तो आप भी हुई निकालोगे, मैं भी हुई निकालूंगी, और 100 बच्चे भी हुई टिकट निकालेंगे। लेकिन जो टिकट सभी लोग वही टिकट निकालेंगे, लेकिन है आपके अंदर का हुनर है। आप विंडो सीट लेते हो, 4th सीट लेते हो, स्टैंडिंग जाते हो या लटक के जाते हो। तो उसी प्रकार सर्टिफिकेट तो मिल जाता है आपको, लेकिन स्किल जिसके पास है वो विंडो सीट लेने में कामयाब हो जाता है, यानी वो सबसे ऊपर जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है जो ओकेशनल कोर्सेज में जो मैंने अभी शॉर्ट टर्म कोर्सेज बताए, 1 साल के, 2 साल के, जैसे मैं आपको रिपीट करती हूँ, जीएनएम असिस्टेंट कोर्स है, मिडवाइफरी असिस्टेंट कोर्स है, बेड साइड असिस्टेंट कोर्स है, डिप्लोमा इन मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, ये जो कोर्सेज है, ये सब कोर्सेज अगर आप करते हो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बायस होके बोलूं, तो अगर ये सब कोर्सेज आप ISDT के माध्यम से करते हो, तो आपको ओकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, एंड दिस ओकेशनल ट्रेनिंग विल गिव यू 25% theoretical सेशन along with 75% ऑफ प्रैक्टिकल सेशन। तो हमारा अगर 1 साल का कोर्स है, तो मैं गारंटेड कहती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको 110% प्लेसमेंट देते हैं। हम प्लेसमेंट एश्योरेंस बोलते जरूर है, लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, हार्डली मेरे 5% स्टूडेंट्स मेरे पास प्लेसमेंट मांगने आते हैं, क्योंकि जब हम उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं, तो उसी दौरान मेरे बच्चों को वो हॉस्पिटल्स एब्जॉर्ब कर लेती है। मेरा कोई भी बच्चा गली गली घूमते नजर नहीं आएगा आपको कि मुझे नौकरी दो, लेकिन मेरे बच्चों को खुद नौकरी चल के आती है। यही तो खासियत है हमारे ओकेशनल कोर्स की। सेम थिंग इज विद 2 year कोर्स। तो हमारे ही जो कोर्सेज हैं, इनमें अगर आप आते हो तो आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ नौकरी भी गारंटेड मिल रही है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। मेरे बच्चे दूसरे बच्चों से कुछ अलग उमड़ कर दिखते हैं, क्योंकि बाकी के बच्चे सिर्फ सर्टिफिकेट लेके जाते हैं नौकरी मांगने, मेरे बच्चे सर्टिफिकेट के साथ एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। मेरे बच्चों में जो कॉन्फिडेंस होता है ना, क्योंकि उन्होंने वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, उन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, ऑन जॉब ट्रेनिंग किया, उनके पास जो कॉन्फिडेंस है ना, वो और किसी के साथ उनके इक्विवेलेंट बच्चों में नहीं दिखाई देता। उसका कारण एकमेव कारण है कि मेरे बच्चे थियोरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल में भी उतने ही एक्सपर्ट हैं। भले मेरे बच्चों को ना थियोरी बाय हार्ट नहीं आती, और मेरे ख्याल से बाय हार्ट करने का जमाना चला गया, रट्टा मारने का जमाना चला गया। आज जो है ना, हुनर है तो बोलते हैं ना, हुनर है तो आपके पास सब कुछ है। और
जैसे स्किल इंडिया का भी लोगो है कि आपके पास हुनर होना चाहिए तो आपको दुनिया आपके कदमों में है। तो वैसे ही आईआईएसडीटी में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको हम इतना हुनर देते हैं प्रैक्टिकल का कि उनके साथ प्रैक्टिकल में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उनको जॉब मिलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। और आज अगर हम देखेंगे तो आईआईएसडीटी के बच्चे प्रैक्टिकल में इतने एक्सपर्ट होते हैं। आज हम लोग आईआईएसडीटी इज ऑपरेटिंग इन 38 डिस्ट्रिक्ट्स कवरिंग 12 स्टेट्स। अगर आप देखते हो तो इंडिया में मैक्सिमम यानी 40 to 50% हॉस्पिटल्स में आपको आईआईएसडीटी के स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज आप महाराष्ट्र में देखते हो तो 60 to 70% हॉस्पिटल्स में आईआईएसडीटी के स्टूडेंट्स हैं। और स्पेसिफिकली हमारा हेड ऑफिस जो मुंबई में है वहां की अगर मैं बात करूँ ना तो मोर देन 90% हॉस्पिटल्स में हमारे बच्चे हैं, इंक्लूडिंग ओकार्ड, रहेजा, रिलायंस, सब में। और पता है क्यों हमारे बच्चों को इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्यों है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके हाथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से डेवलप हुए हैं। तो अब अगर हम देखते हैं तो स्कोप ऑफ नर्सिंग अगर देखेंगे हम तो सोचो हमारे पास इतना बड़ा स्कोप है। पूरे भारतवर्ष में आज नए नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। कहीं ना कहीं हर मतलब अगर जो स्टैटिस्टिक्स देखते हैं हम लोग 1 घंटे में पूरे भारतवर्ष में मिनिमम 10 हॉस्पिटल्स की ओपनिंग हो रही है। यानी अगर हम लोग रेशियो लगाए, अगर हम लोग ऑन एन एवरेज 50 बेडेड हॉस्पिटल पकड़ते हैं, कोई बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं, लेकिन सबका अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं ना तो 50 बेडेड हॉस्पिटल अगर पकड़ते हैं 1:5 का रेशियो रखते हैं तो मिनिमम 10 नर्सेस 10 असिस्टेंट नर्सेस दैट इज 20 नर्सेस पर ड्यूटी। 3 ड्यूटीज होती है तो 60 नर्सेस पर ड्यूटी। अगर हम 10 हॉस्पिटल्स घंटे में पकड़ते हैं तो 600 नर्सेस की रिक्वायरमेंट है 1 घंटे में भारतवर्ष में। मैं तो पूरे वर्ल्ड की भी बात नहीं करती। अगर सोचो जहाँ पे 1 घंटे में 600 नर्सेस की डिमांड है और हम लोग फुलफिल कितना कर रहे हैं। खेद होता है मुझे बोलते हुए कि शायद ही अगर हम लोग ऐसा रेशियो निकाले ना तो घंटे में 1 नर्स भी नहीं हम लोग बना पा रहे हैं या 1 नर्स भी नहीं हो रही है उस रेशो से। तो सोचो है जो रिक्वायरमेंट है कौन फुलफिल करेगा? आज आपके पास ही वो हुनर है कि आप वो जो कमतरता है ना, वो वैक्यूम जो तैयार हुआ है वो आपको पूरा करना है और नर्सिंग क्षेत्र में आना है। अगर आप नहीं आ पाते, आपने पहले से कोई दूसरा करियर लिया है तो आपके पहचान के किसी भी एक व्यक्ति को अगर आप दे दो ना तो उसकी लाइफ बन जाएगी। और वो इंडिविजुअल है ना आपको जिंदगी भर याद रखेगा, जिंदगी भर आपको आशीर्वाद देते रहेगा कि आपकी वजह से उसने आज नर्सिंग सेक्टर में प्रवेश किया है। अगर हम देखते हैं ना, अगर किसी किसी के दिमाग में आएगा अरे मैडम ये बात कर रही है तो कोविड की कर रही है, कोविड के बाद में क्या? कुछ नहीं, कोविड के बाद में भी लाइफ यही सस्टेन होने वाली है। आज कोविड आया है, कोरोना आया है, कल और कोई बीमारी आएगी, तब नर्सेस नहीं लगेगी क्या? बेशक लगने वाली है। और अगर देखते हैं ना हम तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के 2 पहलू होते हैं, एक ट्रीटमेंट इंडस्ट्री, एक प्रिवेंटिव इंडस्ट्री। ट्रीटमेंट इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे हम बच्चों को हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, यानी बीमार पड़ने के बाद जब लोग हमारे पास आते हैं उनको ट्रीट करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रीटमेंट इंडस्ट्री। अब सेकेंड इंडस्ट्री जो आ गई है ना, दैट इज प्रिवेंटिव इंडस्ट्री, यानी बीमार ना होने के लिए चीजें करना। अगर आप आज देखोगे ना तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो लोग प्रिवेंटिव मेजर्स में बहुत ख्याल रखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जिम्स बहुत फ्लरिश हो रहे हैं आजकल। अगर आप देखोगे ना मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत लोग निकलते हैं, इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं, डाइट फूड लेते हैं, तो ये सब भी तो करने के लिए कोई चाहिए ना। दे आर नोन एज प्रिवेंटिव नर्सेज, यानी आपको कैसे क्या करना है वो प्रिवेंट करने के लिए मतलब कैसे आपका डाइट होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, ये बोलने के लिए अगर कोई है तो दे आर नोन एज प्रिवेंटिव नर्सेज। यानी आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, प्रिवेंटिव नर्सिंग और प्रिवेंटिव नर्सिंग एंड ट्रीटमेंट नर्सिंग। आप आपके हिसाब से जा सकते हो। इवन डाइटिशियन नर्सिंग होती है, यानी आप डाइट बता सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आपको अगर समझो खून देखकर डर लगता है, आपको इंजेक्शन देने में डर लगता है तो आप नर्सिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं, आप सर्जिकल नर्सिंग को मत जाओ, आप वार्ड का काम कीजिए, होम हेल्थ केयर नर्सिंग कीजिए, आपको इंजेक्शन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डाइटिशियन बन जाइए, आपको कहाँ इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, आपके साथ जो डेजिग्नेशन है ना वो नर्सिंग का आएगा। और डरो नहीं,
थोड़े दिनों में जैसे डॉक्टर का डीआर लगता है ना, वैसे नर्सिंग का एनआर लगेगा। अगर आपको आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन आज अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो और आपके पास वैलिड नर्सिंग का कोई सर्टिफिकेट है ना, आपको 10% डिस्काउंट मिलता है वहां पे। तो सोचो, जब रेल यात्री में भी 10% डिस्काउंट, यानी डॉक्टर्स के साथ साथ आपको डिस्काउंट मिल रहा है, फ्लाइट टिकट्स में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना अच्छा है नर्सिंग कोर्स। अरे ये सब ऐसा लग रहा होगा ना कि लाइक नर्सिंग सबसे अच्छा कोर्स है। हाँ सही में है, क्योंकि है आपको है ना, आपका प्रोफेशन बनाता है, आपको डेजिग्नेशन देता है, आपको सैलरी देता है, उसके साथ साथ आपको आशीर्वाद देता है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल बोलती हूँ मैं आपको। 10th या 12th के बाद आपको कौन नौकरी देता है? आज ग्रेजुएशन वाले घर में है, अगर हम देखें, टचवुड बोलना नहीं चाहिए, बट आज हमारे इंजीनियर्स घर में बैठे हैं। कोविड आ गया, सभी लोग घर में बैठे हैं, उसमें से सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियर्स है जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल इंजीनियर्स कुछ नहीं कर पा रहे, सिविल इंजीनियर्स कुछ नहीं, चोरी छुपे कहीं पे साइट पे काम कर रहे हैं, लेकिन बिंदास काम नहीं कर रहे। लेकिन आज हमारी नर्सेस क्या कर रही है? अरे बिंदास हर हॉस्पिटल में कोविड वॉरियर्स के रूप में काम कर रही है। कोविड चल रहा है, हमारी नर्सेस ट्रेन में, बसेस में ट्रैवल करके पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रही है, और हमारा समाज भी उनको इज्जत देता है। पता है आपको, अगर आप 10th 12th करते हो ना, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर आप नर्सिंग में नहीं जाते तो क्या है, आप पैकिंग कर सकते हो किसी कंपनी में, झाड़ू पोछा कर सकते हो, आप क्या बोलते हैं, सामान उठा के यहाँ से वहां डाल सकते हो। और तब आपको जो आपका मालिक है ना, कैसे बुलाएगा, ए इधर आ रहे, ये काम कर रहे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक जो इज्जत से, इज्जत भी नहीं कह सकते, जो हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो भी वो उतनी नहीं दी जाती। लेकिन अगर आप नर्स को देखोगे ना, एक 18 साल की भी बच्ची है ना जो नर्सिंग का काम करती है, और वो अगर एक दादाजी को ट्रीट कर रही है जो 70 साल के है, वो भी उसे आप करके बात करेंगे। आप, तू नहीं बात करेंगे, आप करेंगे। क्यों आप कर रहे हैं? वो तो बच्ची है, उनके पोती की उम्र की है, फिर भी उसे आप करके बात कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि प्रोफेशन उसे वो इज्जत दे रहा है, वो प्रोफेशन जो है नर्सिंग प्रोफेशन है, उसे वो डिमांड दे रहा है, वो उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। जो एक 70 साल के दादाजी को एक अगर कोई मतलब मिनिस्टर या कोई भी बड़े ओहदे के लोग भी कोई एडमिट है, कोई ऑफिसर है, कोई सीईओ है, कोई मैनेजर है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो उनके स्टाफ को शायद आप करके बात नहीं करते होंगे, लेकिन हॉस्पिटल के हर स्टाफ को, हर नर्स को वो आप करके बात करते हैं। क्योंकि वो जो नर्स है ना, वो उनको ट्रीटमेंट दे रही है, उनको एक न्यू लाइफ दे रही है, और उस लाइफ के बदले में उसको वो रिस्पेक्ट मिल रही है। तो सोचो हमारा जो नर्सिंग करियर है कितना अच्छा है। यहाँ पे हमारे साथ नाम मिल रहा है, हमें इज्जत मिल रही है, पेमेंट मिल रहा है, और साथ ही साथ सुप्त रूप में आशीर्वाद मिल रहे हैं, जिससे हम फ्लरिश हो रहे हैं। और ये आशीर्वाद है ना, सिर्फ हमें नहीं, हमारे बच्चों को भी काम आते हैं। आप करके देखो, देखो देने में जो खुशी है ना, वो लेने में कभी भी नहीं होती है। इसलिए शायद जब हम ज्यादा खुश होते हैं ना, हम किसी को कुछ देना चाहते हैं। हम हमारे बर्थडे पे भी ना हम सोचते हैं, अरे मैं ऑर्फनेज में जाके हे डोनेट करूँ, इसको हे करूँ, ओल्ड एज केयर में जाके हे करूँ, मतलब ओल्ड एज केयर में जाके उनकी सेवा करूँ। क्यों करते हैं हम? क्योंकि देने में बहुत खुशी है, लेने में खुशी है, लेकिन वो स्वार्थ की खुशी है, लेकिन देने में सबसे ज्यादा खुशी है। और नर्सिंग सेक्टर ऐसा है ना, हम देने में विश्वास रखते हैं, हम लोगों को सेवा देते हैं। कहते हैं कन्यादान श्रेष्ठ दान है, गोदान श्रेष्ठ दान है, विद्यादान श्रेष्ठ दान है, लेकिन ये जो हेल्थ का दान है ना, जो देते हैं, वो कोई पैसा नहीं खरीद सकता, वो सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग सेक्टर में आपको मिल सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि नर्सिंग सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्लूमिंग सेक्टर्स विच हैव बीन प्रूव्ड इन द 21st सेंचुरी। अगर 21st सेंचुरी में अगर हम देखते हैं ना, तो सबसे ब्लूमिंग सेक्टर इज हेल्थ केयर सेक्टर। और यहाँ भी सबसे बड़ा जो रोल प्ले करते हैं ना, दैट इज आवर नर्सेज, नर्सिंग स्टाफ। अभी मैं थोड़ा सा टाइम बचा, इसलिए मैं पूरा समराइज कर लेती हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ या क्या बोलना चाहती हूँ। तो मैं अभी ना समराइज कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा टॉपिक था आज का, पोस्ट कोविड स्कोप ऑफ नर्सिंग पोस्ट कोविड, यानी कोविड के बाद नर्सिंग का स्कोप क्या होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, पहले तो हम देखेंगे, नर्सिंग का डेफिनेशन समझ गए, किसी की भी केयर करना है नर्सिंग। सेकंड थिंग आ जाता है क्वालिफिकेशन। 10
पास वालों को भी नर्सिंग है, 12th पास वालों को भी नर्सिंग है, 12th फेलियर्स को भी नर्सिंग है, और ग्रेजुएशन के बाद भी आप नर्सिंग कर सकते हो। तो अगर आप देखते हो तो अलग-अलग कोर्सेज है 10th 12th के बाद, जो आपको हमारी वेबसाइट दैट इज www.iisdet.com पे आपको अलग-अलग कोर्सेज मतलब दिखाई पड़ेंगे। आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, लेकिन एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 10th पास के ऊपर आपको अलग-अलग प्रकार के नर्सिंग कोर्सेज अवेलेबल है। इनका ड्यूरेशन अगर आप पूछोगे ना, 1 साल से 7 साल तक है, अगर हम एमएससी नर्सिंग, पीएचडी नर्सिंग बोलते हैं। अरे हाँ, बीच में मैंने कहा था कि गाँव में लोग जल्दी-जल्दी शादियाँ करते हैं, फिर उसका लिंक थोड़ा-सा टूट गया था, तो वापस मैं बताना चाहूँगी कि मतलब लड़कियों के एक होता है ना टेंडेंसी, 20-21 साल में शादी हो जानी चाहिए। तो ये हमारा नर्सिंग कोर्स ऐसा है कि 1 साल में भी हो जाता है, 12th के बाद 1 साल में नर्सिंग कोर्स हो गया, 1 साल उसने जॉब भी कर ली, उसकी भी इच्छा पूरी हो गई कि मैंने मम्मी-पापा को भी कुछ वो करती हूँ, दे दिया है, उसके बाद उसकी शादी होती है। मम्मी-पापा भी खुश हो जाते हैं कि भाई मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है, कल को अगर उसको कोई दिक्कत आ जाती है, तो भी वो अपने पैरों पे खड़ी है, खुद का खर्चा संभाल सकती है, इतने तो काबिल उसके मम्मी-पापा भी उसको बना देते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे भी हमें ढूँढना नहीं पड़ता, लाइक अरे मैंने आज नर्सिंग किया, आज मैं मुंबई में जॉब कर रही हूँ, कल अगर मैं सूरत तो मुझे जॉब मिलेगा क्या? अरे भाई, आपको तो जॉब मिलने ही वाला है, क्योंकि सूरत में भी हर गली में हॉस्पिटल्स है। आपको सिर्फ जाके आपका सीवी देना है, आपके सर्टिफिकेट बताने हैं और आपका स्किल आपको इलैबोरेट करके बताना है, आपको जॉब मिलने ही वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि नर्सिंग में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो जॉबलेस है। आज कोविड है तभी भी, और कल जब कोविड जाएगा तभी भी कोई ना कोई, अगर भगवान ना करे ऐसे हो, बट कोई भी नई बीमारी भी आती है तब भी हेल्थ केयर वर्कर्स को ही हम बुलाएंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स ही आने वाले हैं आपके मदद के लिए। तो इसलिए आप सोचो कि नर्सिंग की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो हो गया, मैंने आपको क्वालिफिकेशन नर्सिंग का मतलब बता दिया, आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, आपको ड्यूरेशन बता दिया, आपको स्कोप भी बता दिया मैंने। हर गली में रिक्वायरमेंट है, यानी 1 घंटे में पूरे भारतवर्ष में, मैं सिर्फ भारत की अगर बात करूँ तो 600 नर्सेज लगती है। आप सोचो अगर हम विश्व भर में देखते हैं तो कितनी नर्सेज मिलेगी। आज अगर हम हमारे पीएम का वाक्य देखते हैं, वो बोलते हैं कि वी वांट टू मेक इंडिया एज द स्किल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, तो मैं कहूंगी कि वी वांट टू मेक इंडिया एज द नर्सिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है ना, उसको सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ना हम लोग एफिशिएंट वर्कर्स कहे जाते हैं, दैट इज इंडियंस। इंडियन नर्सेस को पूरे विश्व में डिमांड है, तो क्यों ना हम आज से ये बोले कि इंडिया शुड बी द नर्सिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और अगर हमें ये सपना सच करना है ना, तो बिलीव मी, आपको हर किसी को, आज जितने भी वेबिनार में है, सबको एक एक एटलीस्ट एक बच्चे को या एक इंडिविजुअल को नर्सिंग में आपको एडमिशन दिलाना है। और बिलीव मी, ये लोग घर में नहीं बैठेंगे, इनको जॉब 100% है। अगर इन केस वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में कोई लड़की नर्सिंग करने के बाद जॉब नहीं भी करना चाहिए ना, तो अपने घर में ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल हो जाती है। उसके बच्चों को, सास ससुर को, देवर देवरानी, मम्मी पापा, सबको केयर करने के लिए वो उतनी कैपेबल हो जाती है। क्योंकि ये जो नर्सिंग उसने किया है ना, कभी भी वेस्ट होने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल हो उसको यूज होगा। और अगर आप आज देखते हो ना, सब जगह में, मतलब ग्लोबली में बात कर रही हूँ, LSM डिजीजेस बहुत चल रहे हैं। LSM डिजीजेस मतलब पता है आपको, लाइफस्टाइल मॉडिफाइंग डिजीज, यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से होने वाले डिजीजेस। जैसे हम लोग ज्यादा चलते नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है, ओबेसिटी आ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज आ जाता है, स्ट्रोक आ जाता है। ये सब चीजें बहुत आ रही है ना, तो इसका कारण जो है ना वो LSM है, यानी लाइफस्टाइल मॉडिफाइड डिजीज। तो यहाँ भी नर्सेस की भी तो रिक्वायरमेंट है ना, तभी तो हम बोलते हैं कि डाइटिशियन नर्स है, जिम में नर्स है, स्कूल में नर्स है। अब आपको पता है, आफ्टर पोस्ट कोविड, जब हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो आज घर में बैठे हैं, स्कूल में नहीं जा रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर टोटली कोलैप्स हो चुका है, जब ये बच्चे स्कूल में जाएगा ना, तब हर स्कूल में, पहले भी था कि GR में पहले भी लिखा है कि हर स्कूल में नर्स होनी चाहिए, बट उतना मैंडेट नहीं था, लेकिन अब मैंडेट हो जाएगा। हर स्कूल में नर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। और पहले जब एक रखते थे ना, अब एक नहीं रखेंगे, अब उनकी भी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। हर फैक्ट्री में जहाँ पे फर्स्ट एड वाला होना चाहिए था, जबकि होता नहीं था, लेकिन आज मैंडेट हो जाएगा। हेल्थ एंड सैनिटेशन में इतना हम लोग प्रेशर डालेंगे, हर फैक्ट्री में
नर्स की रिक्वायरमेंट होगी। पता है मॉल में हम जाते हैं, वहां नर्सेज नहीं होती थी, लेकिन पोस्ट कोविड जब सब कुछ खुल जाएगा तो वहां भी नर्सेज लगेगी। बीचेस पे जहां हम एंजॉय करने जाते थे वहां लाइफ सेवर्स होते थे, लेकिन नर्सेज नहीं होती थी। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि पोस्ट कोविड जब टूरिज्म डेवलप होगा, टूरिज्म फ्लरिश होगा, तो बीचेस पे, माउंटेन रीजन्स में जहां जहां लोग जमा होते हैं वहां वहां नर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। अभी मैंने पढ़ा था ग्लोबल मैगजीन में कि हर उस जगह पे जहाँ पे 20 लोगों से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं या 20 लोगों से ज्यादा लोग एक टाइम में इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पे मिनिमम एक नर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये कहाँ से हम फुलफिल करेंगे? ये हम एक ही तरह से फुलफिल कर सकते हैं, जब हम हमारे आने वाले यूथ को अगर हम नर्सिंग में एडमिशन दिलाए या फिर हमारे जो पहचान वाले हैं उनको नर्सिंग में डाले, तो ये सब चीज जगह पर जहाँ पे नर्सेस की वैकेंसीज डेवलप होने वाली है या हुई है वो हम लोग फुलफिल कर सकेंगे। और फिर बाद में जो हम लोग ग्रीन इंडिया का सपना देख रहे हैं ना, हेल्दी इंडिया, ग्रीन इंडिया, वो तभी हम साकार करेंगे जब हमारे पास पैरामेडिक्स की जो नंबर है वो पूरा कवर हो जाए। जब तक पैरामेडिक्स हम लोग बोलते हैं ना अप्रोक्सीमेट जितना नंबर्स चाहिए उतने नहीं आते, तब तक हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज कभी भी डेवलप नहीं हो सकती। और हमारा लाइफ है ना वो हेल्थ केयर सिस्टम पर ही आधारित है, क्योंकि कहावत भी है ना, सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो सर सलामत कौन रखेगा भाई? सर सलामत रखने के लिए हमारे पैरामेडिक्स ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से मैंने पूरा स्कोप कवर कर लिया है। जो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने जो 1 घंटे का टाइम दिया था वो भी खत्म हो रहा है। सबसे आखिर में मैं वापस सभी को थैंक्स बोलूंगी। चारुदत्त तांबे सर जो डायरेक्टर है एम्प्लॉयमेंट के रत्नागिरी के, उनको मैं थैंक्स बोलूंगी ने मुझे आज चांस दिया है यहाँ बात करने के लिए। हमारे कुशवाहा सर जो सीईओ है MSSDS के, उनको थैंक्स। और सबसे ज्यादा जो आज मिनिस्टर काम कर रहे हैं इस नर्सिंग फील्ड के लिए जो बहुत ही पॉजिटिव है, दैट इज नवाब मलिक साहब, उनको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आज कि उन्होंने आज मुझे चांस दिया और उन्होंने सही में हेल्थ केयर के लिए इतना कर रहे हैं। अब उन्होंने तो एक न्यू नोटिस भी निकाली है कि हेल्थ केयर में ट्रेनिंग के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी वो दे रहे हैं, नया GR भी निकला है। तो नवाब मलिक सर को भी थैंक्स। और सभी हमारे मिनिस्टर, सभी ऑफिसर, शायद जिनका नाम लेना मैं भूल गई, और जो लोग कलीग्स और ISDT एसोसिएट्स जिन्होंने आज किया है इसके लिए, उन सबको मैं थैंक्स कहती हूँ। थैंक्स। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। सभी कोविड की प्रिकॉशंस लेके काम कीजिएगा। एंड थैंक यू वन एंड ऑल। हैव अ गुड डे। बाय।